डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भौतिकी का जो प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन है, उसका जो फर्स्ट भाग है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और पूरा प्रयास रहेगा कि सिर्फ एक ही वीडियो में हम लोगों को इससे जुड़ा हुआ जितना कुछ भी पढ़ना है सब कुछ कवर कर लिया जाए। तो इसलिए आप लोगों के लिए यह जो क्लास है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्लास में बने रहिए। तो इसको हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, व्हाट इज़ लाइट। तो प्रकाश के बहुत सारे परिभाषाएं हैं। उनमें से एक अच्छा परिभाषा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है, यानी कि इसके बिना हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। प्रकाश जो है वह किसी भी एक पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। इसका सबसे जो तीव्र गति होता है वह निर्वात में होता है। वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे कि प्रकाश का सबसे अधिकतम वेग या चाल किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है तो यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। इसके बाद तरंग के रूप में भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो इतना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे किरण क्या होता है। 1 नंबर में प्रकाश क्या है, तो इसका परिभाषा सबको लिख लेना कि प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है या किसी भी एक पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। किसने पूछा है कि निर्वात क्या होता है? निर्वात उसको कहते हैं वायुमंडल के सबसे जो वायुमंडल से भी ऊपर, आकाश में जो स्थान है वायुमंडल से भी ऊपर, जहाँ पर वायु भी नहीं है, उसी को बोला जाता है निर्वात। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग देखेंगे किरण क्या होता है। क्या? किरण। तो किरण किसी का नाम मत समझना। किरण क्या है? तो किरण प्रकाश के चलने के जो पथ होता है, प्रकाश के जो मार्ग होता है, उसी को बोलते हैं क्या? किरण। तो किरण को हम लोग सूचित करते हैं एरो से, ऐसे। तो आप इसके परिभाषा को लिख सकते हैं कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। दीप्त वस्तु, दीप्त या प्रदीप्त। दीप्त वस्तु को हो या प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? तो वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होने का मतलब कि उसी से पैदा हो, तो उसको बोला जाएगा दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सारे, ये तारा भी है, ऐसी वस्तु क्या कहलाता है? दीप्त वस्तु कहलाता है। तो दीप्त वस्तु का परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं कि वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है अर्थात उत्सर्जित होता है, उसको हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हो जाएगा क्या? सूर्य नहीं, बल्ब भी हो जाएगा, मोमबत्ती हो, दिया हो, लालटेन हो, सब लिख सकते हो। तो वह तुम लोग लिख लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं अदीप्त। जहाँ भी जिसको दिक्कत होगा वह पूछेगा बेहिचक। अदीप्त, तो अदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, उसको बोलते हैं अदीप्त। जैसे ईंट हो गया, सबसे पहले आप लिख लीजिए अदीप्त, अदीप्त वस्तु। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अदीप्त बोलते हैं। जैसे ईंट हो जाएगा, दीवार भी हो जाएगा, पत्थर भी हो जाएगा, इत्यादि इस तरह का। ठीक है, पूछो। हाँ, चंद्रमा भी अदीप्त है क्योंकि वह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वह भी दूसरे के प्रकाश यानी कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसलिए जो वह हम लोगों को वह दीप्त के समान दिखता है। जैसे रात में सारे तारे दिखते हैं चमकता हुआ, तो तारे जितने भी है वह सब क्या है? तारा जितना है वह सब दीप्त है। लेकिन चंद्रमा जो है देखने में उसी तरह है, वह भी प्रकाश लगता है कि उससे भी प्रकाश आ रहा है, लेकिन वास्तव में उस पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंचता है, तब हम लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा जो है वह अदीप्त होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चंद्रमा।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? तो वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके। तो किस वस्तु को आर पार देखा जा सकता है? जिस पर आपतित किरणें सीधे निकल जाए, यानी कि जिस पर आपतित किरणें आर पार गमन कर जाए। गमन करने का मतलब होता है आना जाना। तो उस वस्तु को बोला जाएगा क्या? पारदर्शी। तो कह सकते हैं कि वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे हवा हो जाएगा, ठीक है, कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा इत्यादि, ये सब क्या है? पारदर्शी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी किसको बोलेंगे? तो जिस वस्तु के आर पार देखा नहीं जा सकता हो उसको बोलते हैं अपारदर्शी। अर्थात वह वस्तु जिस पर आपतित किरणें जो है आर पार गमन नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के बाहर आप क्या है? उधर दिख रहा है? नहीं। दीवार है, दीवार के बाहर दिख रहा है? नहीं। तो ये जो दीवार है या बोर्ड है, यह सब किसका उदाहरण है? तो जैसे में हो जाएगा हम लोग का दीवार। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि एवरा जो नया युग है इसमें कांच की दीवारें भी बनती है और वह जो है पारदर्शी होता है। तो उस तरह के दीवारों को यहाँ आपको नहीं, यहाँ जो दीवार है जैसे हम लोग ये कॉमन दीवार जो है ईंट का पत्थर का, वो दीवार हो जाएगा। तो दीवार हो गया। लकड़ी, लड़की मत लिख लेना, लकड़ी, पुस्तक इत्यादि। ऐसी बहुत सारी वस्तु, ये नहीं है कि जो बोर्ड पर लिखा गया है सिर्फ वही होगा। इस तरह की बहुत सारे जो भी वस्तु हो जिसका आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। उसके बाद 7 नंबर में पदभासी वस्तु। पदभासी वस्तु किसको कहेंगे? तो वह वस्तु जिस पर आपतित प्रकाश का कुछ भाग आर पार गमन कर जाता हो तथा बाकी भाग आर पार गमन नहीं करता है तो उसको बोलते हैं पदभासी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह वस्तु जिसके आर पार जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता हो, यानी कि धुंधला दिखता हो, कुछ दिखाई दे कुछ नहीं दिखाई दे, तो वैसे वस्तु को बोला जाएगा अपारदर्शी वस्तु। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह वस्तु जिस पर आपतित प्रकाश का कुछ भाग आर पार गमन कर जाए तथा कुछ भाग नहीं करता हो तो उसको बोलेंगे क्या? पदभासी। जैसे तेल लगा कागज या घिसा कांच। तेल लगा कागज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेपर है वह उसके बाद वाला, जैसे आपके जो पुस्तक है वो उसके पहला पृष्ठ के बाद पीछे वाला पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है वह नहीं दिखता है, लेकिन अगर उस पर तेल लग जाए तो वह पीछे वाला उसके बाद वाला पृष्ठ पर भी क्या क्या लिखा है वह दिखने लगता है। भला ही एकदम स्पष्ट नहीं दिखता हो लेकिन फिर भी दिखता है। वही हो गया तेल लगा कागज। घिसा हुआ कांच जो है क्या है? तो जब कांच जिस पर हम लोग घरों में चेहरा देखते हैं अपना, वही कांच यदि जब बहुत पुराना हो जाता है, पीछे वाला जो उसका जो पेंट है जब झड़ने लगता है तो उसमें भी चेहरा फ्रेश नहीं दिखता है, वह इसका एग्जाम्पल हो गया। वही है घिसा हुआ कांच। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर में किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तो किरण पुंज कहते हैं, किरण आप समझ गए हैं कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। पुंज का मतलब होता है समूह। जब एक साथ एक से अधिक किरणें गति करती है तो उसी को बोलते हैं क्या? किरण पुंज। यानी कि कह सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज का परिभाषा हो जाएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। यहीं पे हम तीनों को बता देते हैं। 1 नंबर में होता है, कोई भी 1 नंबर में आप लिख सकते हैं, समांतर किरण पुंज। ठीक है। 2 नंबर में लिख लीजिए क्या? अपसारी
कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं अपसारी किरण पुंज। और 3 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी। तो समांतर किरण पुंज किस प्रकार के किरण पुंज को कहेंगे? तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो है वह समानांतर होती हो, तो उसको बोलेंगे क्या? समांतर किरण पुंज। जैसे ये हो गया, इस किरणों को क्या बोला जाएगा? ये सारे जो किरणें हैं वह एक दूसरे के समानांतर दिख रही है, तो इस प्रकार के जो किरण पुंज है वह समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। तो जो भी दूर से आने वाले जो किरणें होती है ना, उसको समानांतर किरण पुंज ही माना जाता है। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें, या हमारे जो गाड़ी होती है, जैसे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसके जो हेडलाइट होता है वहाँ से जो किरण पुंज निकलती है उसको भी हम समांतर किरण पुंज कह सकते हैं। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज समझ गए। उसके बाद अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर और सभी दिशाओं में फैल जाए या फैलती चली जाए, तो उसको बोला जाएगा अपसारी किरण पुंज। जैसे बल्ब है, बल्ब को जब जलाया जाता है तो उससे जो रोशनी निकलती है वह सभी दिशाओं में गति करती है, तो वह किसका उदाहरण हो गया? अपसारी किरण पुंज का। तो हम लोग अगर उसको फिगर के रूप में अगर समझें तो मान लिया जाए कि यह एक बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, और इससे उत्पन्न होके सभी दिशाओं में क्या हो रहा है? गति कर रहा है, यानी कि फैल रहा है। तो यही हो गया अपसारी किरण पुंज। तो इसको कह सकते हैं कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें किसी एक प्रकाशीय स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में या सभी दिशाओं में फैलती चली जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। जैसे ये हो गया। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें जो है विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हो या कटती हो, तो उसको बोला जाएगा क्या? अभिसारी किरण पुंज। जैसे इसका अगर हम लोग उदाहरण दें तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, इधर से भी कोई प्रकाश इधर आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो यही बिंदु पर अगर सभी दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर मिल रही है तो इसको बोला जाएगा अभिसारी किरण पुंज। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें जो है विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो इतना पढ़ने के बाद इसको जो है, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वह इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चल, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने पॉइंट हुए थे? 9। 10 नंबर में परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है? तो वह चिकना या चमकीला सतह जिस पर आपतित जो किरणें हैं वह उसे टकराकर और वापस लौट जाए, तो उसको बोला जाएगा परावर्तक सतह। जैसे हम लोग घरों में जब तुम लोग छोटे होगे तो आईना लेके और दरवाजे के सामने बाहर चला जाता होगा और आईना लेके सूर्य के प्रकाश में ऐसे ऐसे करता होगा, तो घर में जो है वह फोक्स के जैसा लाइट जाता है, तो उस पर जो किरणें आपतित हो रही है वह सीधे परावर्तित हो जाती है। तो वह जो आईना है वह परावर्तक सतह के काम कर रहा है। तो परावर्तक सतह को हम लोग ऐसे उसको सूचित करते हैं। जैसे मान लिया गया कि एक कांच है, यानी कि शीशा है, और उसके एक सतह क्या किया गया है? कलई किया गया है, मतलब रंग दिया गया है। तो जो शीशा लेकर तुम शरारत करता था वह शीशा का एक भाग जरूर रंगा हुआ हो, और न तो बिना रंगा हुआ शीशा दे दिया जाए, दिन भर घुमाएगा, कहीं इस पर लाइट आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपतित जो प्रकाश है वो तो सीधे गमन कर जाएगा। परावर्तक सतह समझ में आ गया? वह वैसा चिकना या चमकीला सतह जिस पर आने वाला प्रकाश जो है उसे टकरा कर और फिर अपने दिशा में रिटर्न चला जाए, वापस चला जाए, तो उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। समझ गए? उसके बाद 11 नंबर में आपतित किरण। आपतित किरण। ध्यान से एक क्लास सिर्फ देख लेने के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट। आपतित किरण, तो जो किरण परावर्तक सतह पर आ रही होती है, यानी कि आने वाले किरणों को क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। जैसे ये परावर्तक सतह हो गया,
इस पर ये किरण आ रही है तो इसी को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। तो आने वाले किरण को आपतित किरण। अब यहाँ से जिस बिंदु पर ये किरणें जो आएगी ना तो वह बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। तो 12 नंबर हो जाएगा। पूछा जाए बच्चों कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं तो क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु आपतन बिंदु किसे कहते हैं तो कहेंगे कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है या टकराती है वही बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ टकराएगी इस आपतित ये परावर्तक सतह से ये किरण तो यहाँ से ये क्या होगा? इस तरह से रिटर्न हो जाएगी। तो यह जो किरण है परावर्तक सतह से टकरा कर जो वापस लौट रही है यानी कि जो जा रही है तो आने वाली किरण को आपतित और जाने वाले को जापतित, क्या कहेंगे इसको? परावर्तित किरण। ये नहीं कि उसको जापतित किरण बोल देना, आपतित किरण और जापतित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो सब कोई इसको समझने के बाद जब लिखेगा ना इसका अपना से परिभाषा सबका, तो सारे सबका परिभाषा लिखा हुआ सही होगा लेकिन सबका हूबहू एक जैसा नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही होता है अपने शब्दों में। तो कोई भी जब एग्जाम में बैठा जाता है तो क्वेश्चन का सबसे पहला जो निर्देश होता है वो लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। लेकिन सारा विद्यार्थी क्या किताबों के शब्दों में उत्तर देता है क्योंकि वो अपने से कभी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास ही नहीं किया होता है। लेकिन तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। पढ़ने के बाद जो समझ लो और अच्छा से समझ लो और इसके नोट्स को खुद से लिखो। तो समझ गए परावर्तित किरण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नॉर्मल, जो ये आपतन बिंदु है इस पर अब हम लोग एक अभिलंब डालते हैं। इस पर इसको तो मान लिया गया कि यह क्या है? अभिलंब है। तो यहाँ हो जाएगा कि अभिलंब किसे कहते हैं? क्या? अभिलंब। अभिलंब अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाले गए या खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब। आपतन बिंदु ये है और ये अभिलंब हो गया। इसको अंग्रेजी में नॉर्मल बोला जाता है। क्या? नॉर्मल। इसको एन से हम लोग सूचित करते हैं। तो हम लोग चाहें तो इसको एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव के रूप में। अभी तक जो है हम लोग पढ़ रहे थे यह सारा जो है वह परिभाषा अगर पूछे 2 गो 4 गो ऐसे एक साथ में तो सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। तो तुम लोग ध्यान से क्लास करो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं तो नहीं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो परावर्तन का मतलब होता है कि टकरा के लौट जाना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? तो कहेंगे कि आपतित किरण जो है वह किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो इसी प्रकाशीय घटना क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब अब ये जो प्रकाश का किरण किसी प्रकाशीय स्रोत से आता होगा, चाहे बल्ब से आता होगा, दिया से हो, लालटेन से हो, सूर्य से हो, चाहे टॉर्च हो, कहीं से भी आता होगा ना, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु हो गया जिस वस्तु से प्रकाश ये उत्पन्न हुआ हो, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत?
किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा पक्ष है इसके नियम को लिखे। तो इसके दो नियम होता है। अब यही हो गया आपतित किरण, ये वाला जो किरण है ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये अविलंब। तो ये तीनों जो है एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या केवल अविलंब भी कह सकते हो, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम जो है वह जो ये आपतन कोण, ये हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो नियम नंबर 2 हो जाएगा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किसी परावर्तन के घटना में आपतन कोण का मान यदि 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो वह भी 60 ही होगा। अगर 40 हो तो 40 होगा, 80 होगा तो 80 होगा, 90 डिग्री हो तो 90। तो 90 कब होगा, जब किरण सीधे आएगी अविलंब पर और फिर यहाँ से टकरा कर सीधे निकल जाएगी, तब उस समय जो है आपतित किरण का और अब जो परावर्तित किरण होगा उसका मार्ग आपतित किरण पर ही होगा, यानी कि एक ही मार्ग होगा और दोनों साइड जो और उस अवस्था में अविलंब भी वह उसी पर होगा। यानी कि अगर कोई किरण लंबवत आती है तो टकराने पर भी वह लंबवत ही निकलेगी, तो वहाँ पर अविलंब भी क्या होगा, अविलंब तो हमेशा लंबवत होता है। यानी कि एक ही रेखा पर आपतित किरण भी होगी, परावर्तित किरण भी होगी और अविलंब भी होगा, तब इधर का कोण भी 90 और उधर का कोण भी 90 बनेगा। कोई दिक्कत? तो आप समझ गए कि प्रकाश के क्या, फिर से कहा जाए कि अगर कोई किरण जो है वह लंबवत आपतित होता हो, तो जब किरण लंबवत आती है तो जिस बिंदु पर आएगी, जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई किरण आपतित हुई, लंबवत है, तो जब इससे टकराएगी इस बिंदु पर तो यही आपतन बिंदु हो गया। तो यहाँ पर अब इसी पर तू लंब डालेगा तो इसी ये जो इसका मार्ग है सेम इसी पर न लंब होगा, अविलंब। ऐसे टकराएगी तो फिर किरण क्या होगा, जैसे इधर से आई और फिर टकराएगी तो इसी पर रिटर्न हो जाएगी। तो आपतित किरण का मार्ग भी वही होगा, परावर्तित किरण का मार्ग भी वही होगा और अविलंब का स्थान भी वही होगा, तीनों एक ही होगा। और इस अवस्था में ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री, यानी कि आपतन कोण का मान भी 90 और परावर्तन कोण का मान भी 90। तो कोई दिक्कत? ठीक है। पहला नियम हो जाएगा। तो पूरा एक बार समझ लो कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह अपने पहले ही वाला माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी कि किरणों के टकराकर वापस लौटना है क्या कहलाता है, प्रकाश के परावर्तन। इसके दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये नियम नंबर 1 हो गया। और नियम नंबर 2 होगा कि ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बना है ना, जिसको आपतन कोण बोलते हैं, और यहाँ परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो यहाँ कोण बना है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये दोनों जो मान होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो नियम नंबर 2 वही हो गया कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के बाद। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। तो जिनको भी इसको नोट करना है फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग बढ़ने वाले हैं दर्पण के तरफ। तो बच्चों अब हम लोग कितने नंबर तक हुआ था, 15 हुआ था। 16 में देखो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, सभी प्रकार के क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब होता है जब किसी वस्तु से
वस्तु पर किरण आपतित होती है और वस्तु से टकराकर उससे रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पर जाती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह किरणें काटती है वही बिंदु जो है उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया। चलो, जैसे मान लिया जाए कि यह एक वस्तु है, तो इसको कब तुम देखे, इसका प्रतिबिंब कब दिखाई देगा? तो जब इस पर किरण आपतित होगी, ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पर जाएगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद इससे आने वाली किरणें जिस बिंदु पर काटती है ना, वही बिंदु कहलाता है इस वस्तु का प्रतिबिंब। या हम लोग खुद का, जैसे किसी आईना के सामने तुम जाते हो, तुम्हारा प्रतिबिंब आईना में दिखाई देता है, तो उससे पहले तुम्हारे बॉडी पर प्रकाश का आना एकदम आवश्यक है। वही प्रकाश बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाता है? आईना पर, और आईना से परावर्तन के बाद किरणें जहाँ पर काटती है वह स्थान और जिस बिंदु पर काटेगी, जहाँ काटेगी, वही पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो तुम देखते हो कि अंधेरा में तुम्हारा प्रतिबिंब कब बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वह पहले किरण जो है बॉडी पर आएगी, तब अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए, जब प्रकाश नहीं होता है तो हम देख पाते हैं नहीं, तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश यानी कि टॉर्च जलाया जाता है, बल्ब जलाया जाता है। तो टॉर्च तुम जलाते हो तो दिखता नहीं है किससे? आंखों से ना, लेकिन वस्तु को देखने के लिए कहाँ आँखियों पर बल्ब जलाते हो? कहाँ जलाते हैं? वस्तु पर। क्यों? तो वस्तु पर प्रकाश जाता है, उस वस्तु से टकरा के हमारे आँखों में पहुँचता है, तब हमारे रेटिना पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु से आती हुई, वह वस्तु जो है या मार्कर भी हो सकता है, ये बोर्ड भी है, या हम लोग स्वयं भी हो सकते हैं। तो किसी वस्तु से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। किस वस्तु का? जिस वस्तु से किरण आई होगी। समझ गया? प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। काटने का मतलब हो गया कि स्पष्ट रूप से ऐसे काट दे, ठीक है, या काटती हुई प्रतीत का मतलब होता है ऐसे काल्पनिक रूप से, ठीक है। तो जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही जो बिंदु है उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा कैसे लिख सकते हो? तो लिख सकते हो कि किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब जो प्रतिबिंब किरणों के ऐसे वास्तविक रूप से कटने से बना होगा, वह कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? जो ऐसे किरणों से, इसको काल्पनिक या आभासी बोलते हैं। क्या? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब तुमसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि जो प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बना हो उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक या आभासी कटान से बना हो उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब दोनों में ये पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, या अंतर स्पष्ट करें। तो एक नंबर तुम लोग लिखेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। एक साइड में लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा साइड में आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक में एक नंबर में लिखेंगे कि यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बनता है, और आभासी में लिखेंगे कि इसमें किरणें आभासी रूप से या काल्पनिक रूप से कटती है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे कि यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण क्या है? तो पूछा जाए कि दर्पण किसे कहते हैं,
तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसका एक जो सतह हो यानी कि एक साइड का जो पृष्ठ है वह रंगा हुआ हो तथा दूसरा जो उसका सतह होता है वह कैसा हो, वह चमकीला हो, वह परावर्तक सतह का काम करता हो, तो उसको कहेंगे क्या, दर्पण। यानी कि वह वस्तु जिसका एक सतह रंगा हुआ हो तथा दूसरा सतह परावर्तक सतह का काम करता हो तो उसको बोलेंगे दर्पण। तो दर्पण का परिभाषा हो जाएगा कि वह वस्तु जिसका एक सतह रंगा हुआ हो तथा दूसरा जो सतह हो वह परावर्तक सतह का काम करता हो तो उस वस्तु को दर्पण कहेंगे। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है, अब 20 नंबर में हो जाएगा दर्पण के प्रकार। क्या, दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार। तो दर्पण जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का, 3 प्रकार का। तो इसी में हम लोग लिख लेते हैं, 1 नंबर में समतल दर्पण, ठीक है। 2 नंबर में परवलयिक, परवलयिक दर्पण। और 3 नंबर में गोलीय दर्पण, ठीक है। तो अब इस सब के बारे में हम लोग देख लेंगे कि यह किस प्रकार का होता है। तो समतल, समतल का मतलब होता है बराबर। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो पूछा जाए कि समतल दर्पण किसे कहेंगे तो कह देंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल बराबर होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। जैसे इस तरह से बना के और इधर से रंग दिया जाए तो यह हो जाएगा समतल दर्पण का उदाहरण। उसके बाद परवलयिक दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ना तो बराबर होता है ना ही पूरा पूरा गोल होता है। यानी कि क्या बोल दे, लमढन बोल दिया जाए क्या होगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसको क्या बोला जाएगा, परवलयिक, परवला जैसा हो। जैसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तुम लोग चाहो तो इसको बाहर से भी रंग सकते हो और अंदर से भी रंग देंगे। बाहर से रंग देंगे तो परावर्तक सतह अंदर हो जाएगा और अंदर से रंग देंगे तो परावर्तक सतह बाहर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे रंग दिया जाए, चलो अब आधा आधा कह रहा है बाहर से आधा अंदर से, तो जिसको जैसे इच्छा होगा अपने नोटबुक में ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर बाहर से रंग दिया गया तो परावर्तक सतह ये हो गया। तो बताओ ये ना समतल ही है ना गोल ही है, तो इसी को बोला जाएगा क्या, परवलयिक दर्पण। इसके बाद आ गया गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह हो जो है वह पूर्णतः गोल हो या वह किसी खोखले गोले का एक भाग हो तो उसको बोला जाएगा गोलीय दर्पण। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लिया जाए कि ये एक प्रकार का, बात मत करो, यहाँ देखो, जैसे यह मान लो कि ये क्या हो गया, खोखला गोला हो गया। और इसी का जैसे यहाँ से हम क्या करें, इसको इतना पर से काट दिया जाए तो इसका 2 भाग हो गया। इसको इच्छा हो तो किसी को, मान लो इसको हम अंदर से रंग दिए हैं ऐसे, सॉरी बाहर से, और इसको रंग दिया गया अंदर से। और ये जो गोला है वो कौन सी का बना है, कांच का। अब बताओ खोखला होगा तबे तो अंदर से रंगना पॉसिबल है, अगर वह खोखला नहीं होता तो अंदर से रंगा जा सकता है, नहीं रंगा जा सकता है। तो इसी अब ये परावर्तक सतह इसके अंदर वाला भाग हो गया, इसका परावर्तक सतह बाहर वाला भाग हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार के दर्पण को बोला जाएगा क्या, गोलीय दर्पण। परिभाषा हो जाएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अब गोलीय दर्पण का हम लोग कुछ इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन अगर इसको देख रहे हैं तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग फटाफट आगे बढ़ने वाले हैं। काल का है पढ़ना है, जिसको जाना है वो चले जाओ। क्या हुआ है?